हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने जो ऑयल सीड क्रॉप तिलहनी फसल लेके आया हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्रॉप, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वो है आपके सामने सोयाबीन। सोयाबीन के बारे में आज की क्लास के अंदर जो है अपन डिस्कशन करेंगे। तो सोयाबीन जो है वानस्पतिक जो नाम है इसका ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स के नाम से यह जानी जाती है। बॉटनिकली इसे अपन ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं। यह इसका जो कुल है वह आपका लेग्यूमिनेसी कुल से यह संबंध रखती है। इसका उत्पत्ति स्थान जो है चीन माना गया है। एंड इसमें जो ऑयल कंटेंट, तेल की जो मात्रा होती है वह 20% होती है। तिलहनी फसल है लेकिन तेल जो होता है इसमें 20% होता है, ऑयल कंटेंट 20% होता है, जबकि प्रोटीन जो होता है इसमें ज़्यादा होता है, जस्ट डबल होता है, 40% होता है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि इसके अंदर जो है तेल से ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तेल 20% होता है जबकि प्रोटीन 40% होती है। गुणसूत्र संख्या 2n = इसमें 40 होता है। और जैसा कि आपको पता है कि मूंगफली के अंदर भी 40 हैं। एंड आपके सोयाबीन के अंदर भी जो है 2n = 40 है। देन आपके आम मैंगो के अंदर भी जो है 40 होते हैं, जो पता होना चाहिए। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके याद रखने लायक जो चीज़ आ रही है वो यह है इसमें कि नंबर फर्स्ट वन तो इसका साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स आपको पता होना चाहिए। देन फैमिली इज अ लेग्यूमिनेसी आपको पता होना चाहिए। देन थर्ड वन इज द ऑयल कंटेंट अराउंड 20% एंड प्रोटीन कंटेंट इज अ 40%, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द वंडर क्रॉप। वंडर क्रॉप जिसे अपन आश्चर्यजनक फसल भी कहा गया है। इसके पीछे मेन रीजन आपका वही है कि इसमें 40% क्या होती है, प्रोटीन होती है एंड 20% ऑयल होता है। इसी वजह से इसको वंडर क्रॉप के नाम से जाना गया है। इस क्रॉप को येलो ज्वेल या पुअर मेंस मीट, गरीब मनुष्यों का मांस, गरीब मनुष्यों का मांस भी कहा गया है, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट हाई होता है। इसके बाद इसे बोनलेस मीट, इसका भी सेंस वही है कि इसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, इसलिए बोनलेस मीट, हड्डी रहित मांस इसे कहा गया है। अत्यधिक प्रोटीन के कारण इसको अपन कहते हैं। देन सोयाबीन दलहनी एवं तिलहनी फसल है। सोयाबीन इज एन पल्स कम ऑयल सीड क्रॉप। 5 स्टार है, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी दलहनी एवं तिलहनी फसल है, क्योंकि सोयाबीन जो है तिलहनी फसल है लेकिन इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि दलहनी एवं तिलहनी फसल की श्रेणी में आती है। अंकुरण का प्रकार जो होता है इसमें ऊपरी भूमिक या इपिजियल प्रकार का अंकुरण जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का अंकुरण इसमें होता है। और इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि मोस्ट ऑफ खरीफ लेग्यूम्स, ज्यादातर जो खरीफ लेग्यूम्स होती है उसके अंदर एक्सेप्ट द अरहर, ज्यादातर खरीफ लेग्यूम्स के अंदर जो अंकुरण होता है वह इपिजियल प्रकार के होता है। भूमि के बाहर की साइड निकल कर ही यह अंकुरित होता है, जो आपको पता होना चाहिए। पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस जो है इसका रेसिम, शीर्षस्थ रेसिम कहलाता है। और रेसिम जो पुष्पक्रम जो होता है वो आपका तिल, सीसेम के अंदर, अरंडी, कैस्टर के अंदर, देन ग्वार, क्लस्टर बीन के अंदर एंड लेंटिल, मसूर के अंदर और आपके सोयाबीन, इनके अंदर जो पुष्पक्रम जो होता है वह आपका रेसिम प्रकार का होता है। फल जो होता है इसका फली, क्योंकि फली के अंदर जो है इस प्रकार से जो है अपन कहें कि इसके ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, तो इसका फल जो है पोड फली के नाम से जाना जाता है। इस स्लाइड के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके लिए याद रखने लायक है वो यह है कि इसे अपन एक तो बोनलेस मीट कहते हैं, क्योंकि इसमें 40% प्रोटीन होती है। और नंबर सेकंड वन इज द, जिसे अपन दलहनी एवं तिलहनी फसल आपकी कौन सी है, तो वह आपकी सोयाबीन है, जो आपको बताना चाहिए। और ज्यादातर खरीफ की लेग्यूम में जो अंकुरण होता है वह इपिजियल प्रकार का होता है, सिवाय अरहर के जिसमें हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज द, सोयाबीन की प्रोटीन ज्यादातर ग्लोबुलिन होती है, ग्लोबुलिन के फॉर्म के अंदर इसकी प्रोटीन रहती है। इसके अलावा सोयाबीन में पाए जाने वाला विषैला पदार्थ टॉक्सिक सब्सटेंस 5 स्टार लगाएं, इससे काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोयाबीन में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसे अपन गोइट्रोजन के नाम से जानते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है।
देन संसार में आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में सोयाबीन का सबसे अधिक क्षेत्र है, लगभग 60% जो क्षेत्र है वर्ल्ड का जो 60% एरिया है अंडर द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उसमें सोयाबीन का नाम सबसे पहले आता है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर कोई ग्रो की जा रही है तो वो आपकी सोयाबीन है। देन द सोयाबीन में सल्फर अमीनो अम्ल कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें आपका मिथ्योनाइन 1.2 16.8% के रूप में पाया जाता है, जबकि सोयाबीन में लाइसिन जो होता है 6.2 और ट्रिप्टोफैन 1.4% अमीनो अम्ल जो है अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। तो इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है गोइट्रोजन। इसमें गोइट्रोजन की प्रेजेंस होती है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। दूसरा इसमें जो पॉइंट्स अगर आप ध्यान रख सको तो वो आ रहा है जीएम क्रॉप। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जीएम क्रॉप कौन सी कल्टीवेट हो रही है, तो वो सोयाबीन हो रही है। ये दो पॉइंट आपको इस स्लाइड में से काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन आता है लाइसिन जो अमीनो अम्ल होता है, यह अनाज वाली फसलों में सबसे कम होता है। इट मींस द सीरियल्स के अंदर सबसे कम होता है। ये 5 स्टार है, आपको ध्यान रखना है कि सीरियल्स के अंदर जो कौन सा अमीनो एसिड है वो डेफिशिएंट होता है, कम होता है। और मिथ्योनाइन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार, मिथ्योनाइन अमीनो अम्ल जो होता है तिलहनी एवं दलहनी फसलों में, इट मींस द ऑयल सीड एंड पल्सेस के अंदर कौन सा अमीनो एसिड जो होता है डेफिशिएंट होता है या लो क्वांटिटी में होता है, तो वो मिथ्योनाइन आएगा आपका आंसर। ये भी एग्जाम के अंदर आपका पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और चीज आपको इसमें पता होना चाहिए, मिथ्योनाइन इज एन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होता है। यह भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मिथ्योनिन जो है किस प्रकार का अमीनो अम्ल है, तो मिथ्योनिन जो है एक प्रकार का सल्फर युक्त अमीनो अम्ल के रूप में जाना गया है। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है, इस वजह से भी या प्रोटीन ज्यादा होने के कारण जो है इसको दाल के रूप में प्रयोग में लिया नहीं खाया जा सकता। इसके पीछे दो कारण है, क्योंकि प्रोटीन अधिक है लेकिन फिर भी दाल के रूप में काम में नहीं लेते हैं। पहला होता है कि इसमें ट्रिप्सिन अवरोधक इनहिबिटर पाया जाता है, और दूसरा इसमें एंजाइम लिपोक्सिडेज की प्रेजेंस होती है। इस वजह से सोयाबीन को कभी भी दाल के रूप में प्रयोग में नहीं लेते, इस तेल के रूप में ही काम में लेते हैं। तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि लाइसिन एमिनो एसिड काफी ज्यादा डेफिशिएंट होता है, कम मात्रा में होता है सीरियल्स के अंदर, और मिथ्योनाइन जो होता है वह आपके पल्सेस और ऑयल सीड के अंदर जो है कम मात्रा में पाया जाता है। देन द नेक्स्ट वन आता है आपके इसमें सोयाबीन में दुर्गंध ऑफ फ्लेवर जो होता है इसके तेल के अंदर, वह लिपोऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से ऑफ फ्लेवर जो है सोयाबीन के तेल के अंदर आ सकता है। एनआरसी ऑन सोयाबीन, इसको 5 स्टार लगाएं। नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ है इसका सोयाबीन का, तो आपको पता है सोयाबीन का नेशनल रिसर्च सेंटर जो है वह इंदौर के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगला और पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन प्रदेश, सोया स्टेट जो है किसको कहा गया है, तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो है सोयाबीन का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा एरिया के अंदर होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा गया है। जबकि अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर हाड़ौती जो रीजन है वह सबसे ज़्यादा फेमस है सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए, जिसके अंदर आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा आता है, और उसमें भी झालावाड़ के अंदर जो है सर्वाधिक सोयाबीन का कल्टीवेशन जो है राजस्थान के अंदर किया जाता है। देन इससे संबंधित अगर कोई जीन पूछा जाए जो इसको ग्रोथ से रिलेट है, तो वह DT1 एवं DT2, ये दोनों जो जीन है ये आपके सोयाबीन से रिलेटेड है। इसमें किस प्रकार की वृद्धि होती है, तो अनिश्चितकारी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, अर्थात वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ ही इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी पाई जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस स्लाइड में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं कि एनआरसी कहाँ, इंदौर के अंदर है, और सोया स्टेट किसे कहा गया है, MP को कहा गया है, जो आपको पता होना चाहिए। Then next one is the C3 plant है, then the short day plant है, लघु दिवस प्रभावी पौधा, लघु दिवस प्रभावी पौधा, अर्थात इस पौधे को जो है पुष्पन के समय 12 घंटे से कम प्रकाश चाहिए होता है। और अपन ने कहा है कि मोस्ट ऑफ खरीफ क्रॉप्स, ज्यादातर जो खरीफ जो फसलें होती है वे आपकी शॉर्ट डे प्लांट की श्रेणी में आती है, और सोयाबीन जो है आपके खरीफ की फसल है, इसलिए शॉर्ट डे प्लांट की श्रेणी में आएगी। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन इसके अंदर पाया जाता है। टेस्ट वेट की बात करें, परीक्षण बार की बात करें, यानी 1000 बीजों का जो वजन होता है इसका 120 से 180 ग्राम के बीच होता है। सोयाबीन में विटामिन बी जो होता है प्रचुर मात्रा में, इसमें इनफ क्वांटिटी में विटामिन बी पाया जाता है। सोयाबीन और बरसीम की जो पत्तियां होती है कैसी होती है, त्रिपर्णी होती है।
तो ये पूछ सकते हैं कई बार, इसकी जो लीव्स होती है वह ट्राइफोलिएट शेप की होती है, ट्राइफोलिएट शेप की जो है इसकी पत्तियां होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द सोयाबीन का काला रंग किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन वर्णक, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लैक कलर जो सोयाबीन के अंदर अगर पाया जाता है तो वह एंथोसाइनिन वर्णक के सिंथेसिस की वजह से होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस स्लाइड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है कि इसमें एंथोसाइनिन वर्णक की वजह से कालापन होता है। देन द नेक्स्ट वन इज द यस 5 स्टार लाइक पॉइंट से यह कि सोयाबीन की जड़ों के अंदर कौन सा राइजोबियम होता है? तो दैट इज द ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम, जो नत्रजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेट करता है। ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम सोयाबीन के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोयाबीन का एग्जाम के अंदर बनता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर असंतृप्त वसीय अम्ल यानी कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें सोयाबीन के अंदर तो सबसे अधिक क्वांटिटी में होता है इसमें लिनोलिक अम्ल, जो 56 से 60% के बीच होता है, जो आपको पता होना चाहिए। और लिनोलिक एसिड इज आल्सो नोन एज द ओमेगा 6 फैटी एसिड। इसको आपको ध्यान रखना है कि लिनोलिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो 56 to 60% होता है। और आपको यह भी पता है, अपन ने बात की, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो लिनोलिक अम्ल होता है वह कुसुम के अंदर 78, और कुसुम जिसे अपन सैफफ्लावर के नाम से जानते हैं, तो सैफफ्लावर के अंदर हाईएस्ट लिनोलिक एसिड होता है 78%, फॉलोड बाय द सनफ्लावर। इसके बाद सनफ्लावर के अंदर होता है लिनोलिक एसिड, दैट इज द 64%। तो लिनोलिक एसिड जो असंतृप्त वसीय अम्ल है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से सबसे ज्यादा जो होता है वह सैफफ्लावर कुसुम के अंदर होता है 78%। उसके बाद सूरजमुखी के अंदर होता है, सनफ्लावर के अंदर 64%। उसके बाद जो है आपके सोयाबीन के अंदर 56 to 60% होता है, जिसे अपन ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। और किसी भी तिलहनी फसल के अंदर असंतृप्त वसीय अम्ल यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अधिक पाए जाते हैं, तो वो उस तिलहनी फसल के लिए काफी ज्यादा अच्छे माने गए। तेल की क्वालिटी को जो है बढ़ाते हैं, उसकी गुणवत्ता को ये इंक्रीज करते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द संतृप्त वसीय अम्ल की बात करें, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें, अगर तिलहनी फसलों के तेल में अगर बात करें कि संतृप्त वसीय अम्ल या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अधिक है, तो वो जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा घातक रहते हैं, हानिकारक रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन सोयाबीन के केस में अगर बात करें तो कौन सा सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है? तो 12 से 14% के आसपास पाल्मिटिक और एस्टेरिक अम्ल जो होते हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो होता है अनसैचुरेटेड होता है, दैट इज द लिनोलिक अम्ल, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन आगे इसमें बढ़ते हैं, वो है आपका दैट इज जलवायु कैसी चाहिए सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए? तो गर्म एवं नम जलवायु, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इसको रिक्वायर्ड होता है। अंकुरन हेतु उपयुक्त तापमान, जर्मिनेशन के लिए 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की रिक्वायरमेंट इसको होती है। और 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होगा तो इसमें फ्लोवरिंग जो होगी डिले हो जाएगी, पुष्पन जो होगा जो है लेट हो जाएगा। मृदा कैसी चाहिए? दोमट मृदा या लोमी सोइल्स इसके लिए बेस्ट है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, इसकी वेराइटीज कौन कौन सी, इसकी किस्में कौन कौन सी है? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट किस्मों की बात अपन यहाँ पे करेंगे, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। वैसे बहुत सारी इसकी किस्में हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो किस्म आती है दैट इज द अलंकार, गौरव, मोनेटो। ये तीनों किस्में तो आपको ध्यान होनी ही चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन की जो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछी जाती है। इसके बाद इसकी जो रेनफेड एरिया के लिए है एनआरसी 37, एनआरसी 37 जिसे अहिल्या के नाम से भी जानते हैं, जो इसकी रेनफेड वाली वेराइटी है। देन गडल बिटल एनआरसी 12 आपको याद नहीं रहेगी, चलेगा। इसके अलावा प्रताप सोया और मोस्ट ऑफ वेराइटियां। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट वेराइटी जो आपको याद रखनी है JS 335, काफी इंपॉर्टेंट वेराइटी है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। JS 335 और JS की बहुत सारी सीरीज की वेराइटियां जो है मार्केट के अंदर उपलब्ध है, जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन JS 335 सबसे ज्यादा फेमस वेराइटी के रूप में जानी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है JS सीरीज की जितनी भी वेराइटियां हैं वे आपके सोयाबीन की ही वेराइटियां हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसकी एक अमेरिकन वेराइटी काफी ज्यादा फेमस है और जो एग्जाम के अंदर बार बार आती है, और वो है आपकी कैंट।
केंट जो वैरायटी है ये काफी ज्यादा फेमस है, 5 स्टार लायक ये वैरायटी है, क्योंकि केंट जो है ये आपके सोयाबीन की भी वैरायटी है, इसके साथ साथ ये आपके जई की भी वैरायटी है, ओट की भी वैरायटी है, जो आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछी जाती है। जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे, अलंकार, गौरव, मोनेटो, जेएस सीरीज और जेएस 335, एनआरसी 37 और केंट के बारे में, ये 4-5 वैरायटी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन बढ़ते हैं, बुआई का समय, सोइंग टाइम क्या है? तो आपको पता है ये जो है खरीफ ऋतु की फसल है, खरीफ सीजन की क्रॉप है, तो इसकी जो बुआई है वह नॉर्मली जून के अंत में और जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर, जून जुलाई के अंदर इसकी बुआई की जाती है। इसकी बीज दर कितनी रखते हैं? अब सोयाबीन के केस में आपने बीज इसका देखा ही होगा, और इसका जो बीज होता है काफी ज्यादा फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल इट मींस इसका कवर जो है काफी ज्यादा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, टूट जल्दी जाता है, जो है डैमेज इसके अंदर बहुत ज्यादा हो सकता है। और इसकी जो बीज दर ली जाती है वह 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 स्टार लाया कि इसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर आता है। आपको एग्जैक्ट बीज दर पूछी जाएगी तो इसमें 80 किलोग्राम बीज दर जाएगी, और अगर रेंज में पूछा जाएगा तो 80 से 100 जाएगी, लेकिन अप्रोप्रिएट यहां जाएगा 80 किलोग्राम। ज्यामिति की बात करें तो यहां पे रो टू रो जो डिस्टेंस रखेंगे, कतार से कतार की 30 से 45 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस सोयाबीन के केस में रखते हैं वह 10 से 15 सेंटीमीटर की रखते हैं। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन आता है इसके केस में उर्वरक की बात करते हैं, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की इसके केस में बात करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है इसको 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, क्योंकि इसकी जड़ों के अंदर ब्रेडीराइजोबियम जैपोनिकम होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेता है, इसलिए नाइट्रोजन कम देने की आवश्यकता होती है। जबकि फास्फोरस जो होता है वह 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास जो है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट इसकी होती है। इसकी जड़ों में जो ब्रेडीराइजोबियम जो है उसके लिए गांठों का, ग्रंथियों की संख्या किस पोषक तत्व से बढ़ सकती है? तो फास्फोरस के एप्लीकेशन से नोड्यूल फॉर्मेशन जो होता है वह सोयाबीन एज वेल एज द अदर जो लेग्यूम्स है उनके अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए फास्फोरस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है। इसके बाद आपको पता है सोयाबीन जो है आपकी एक तिलहनी फसल है, और तिलहनी फसल के अंदर जिप्सम की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि जिप्सम के अंदर 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम एंड सल्फर, और सल्फर आप जानते हो ऑयल सिंथेसिस के लिए मेन एलिमेंट माना गया है, और इसलिए जिप्सम जो है 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है 3 साल में एक बार देने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जिंक सल्फेट का अगर यूज कर रहे हो तो उसको 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर दिया जाता है। देन अपन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है 2 स्टार लायक, दैट इज द फास्फोरस आ रहा है जो नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है, और दूसरा पॉइंट आ रहा है इसमें जिप्सम, जिसका एप्लीकेशन एवरी 3 ईयर के अंदर आपको करना चाहिए, जिसमें कैल्शियम एंड सल्फर कंटेंट होता है, और सल्फर जो होता है ऑयल सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। देन द नेक्स्ट वन पॉइंट इज द सिंचाई प्रबंधन, इरिगेशन मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी जो जल मांग होती है, वाटर रिक्वायरमेंट होती है सोयाबीन की, वह है 450 से 700 mm इसकी जो है वाटर रिक्वायरमेंट है। इसकी पानी के लिए जो क्रांतिक अवस्था मानी गई है वह जो है इसमें 2 है, दैट इज द प्री फ्लोवरिंग यानी पुष्पन से पूर्व, पुष्पन से पूर्व फूल नहीं आए उससे पहले, और दूसरा है पोड फॉर्मेशन स्टेज, अर्थात फली बनते समय जब फलियों का निर्माण जो इसके अंदर हो रहा है। ये दोनों अवस्थाएं जो है सिंचाई के प्रति काफी ज्यादा क्रिटिकल मानी गई, इस समय फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। खरपतवार नियंत्रण की इसके अंदर बात करें तो सोयाबीन के अंदर इस प्रकार का खरपतवार आपने जरूर देखा होगा, और इस खरपतवार को जो है अपन बोलते हैं सफेद मुर्गा, सफेद मुर्गा के नाम से जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नाम है सिलोसिया अर्जेंटिया। ये जो है सोयाबीन का एक मुख्य खरपतवार है, सोयाबीन का एक मुख्य खरपतवार है, या मेन वीड अगर आपको सोयाबीन का पूछा जाएगा तो उस केस में सिलोसिया अर्जेंटिना का नाम आएगा, और इसको आप जो है 5 स्टार लगा दें इसका इंपॉर्टेंट खरपतवार कौन सा है। अब इसमें खरपतवार मैनेजमेंट के लिए जो हर्बिसाइड्स अपन काम में लेते हैं, और वो मैंने आपको पहले भी बताया, जो लेग्यूमिनस कुल की जो फसलें हैं उसमें मोस्ट ऑफ हर्बिसाइड्स वो आपके सेम रहते हैं, और इसमें आपको पता है ये भी आपके 5 स्टार हैं ऑलरेडी। आपके फ्लूक्लोरिलीन 0.75 to 1 kg पर हेक्टेयर एज अ पीपीआई, पीपीआई मींस प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड, अर्थात बुआई से पूर्व भूमि के अंदर मिला दिया जाता है। इसके बाद पेंडेमिथिलीन दैट इज द 0.75 to 1 kg पर हेक्टेयर एज अ पीई, यानी कि प्री इमरजेंस के रूप में लेते हैं। बुआई तो आपने कर दी लेकिन अंकुरण हुआ नहीं है, उस समय जो खेत के अंदर यूज करते हो वह आपका पेंडेमिथिलीन है। एंड देन द आफ्टर द जर्मिनेशन दैट इज द इमेजाथाइपर 75 to 100 ग्राम के अंदर है, और वो केजी के अंदर है, ध्यान रखें। ये पोस्ट इमरजेंस के रूप में अर्थात
अंकुरण के बाद काम में लेते हैं। ये तीनों के तीनों हर्बिसाइड आपको याद होने चाहिए। लेग्यूम्स के अंदर, खरीफ लेग्यूम्स के अंदर मोस्टली इनका यूज किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए और इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। और आपको पता हो तो ये तो सोयाबीन की फसल है, और सोयाबीन की फसल के अंदर एक जो वीडिसाइड है उसका अभी वर्तमान के अंदर यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट इज द ओडीसी। ओडीसी नाम का, ये एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, ओडीसी नाम का जो हर्बिसाइड है, जिसका नाम व्यावसायिक नाम जो है, ट्रेड नेम जो है ओडीसी है, इसके अंदर कंटेंट क्या होता है? तो ओडीसी नाम का जो खरपतवार नाशी है, इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो होता है आपका इमेजाथाइपर, इमेजाथाइपर प्लस इमेजामॉक्स, इमेजाथाइपर प्लस इमेजामॉक्स कंटेंट होता है। ये भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लायक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अंतरासेशन की बात करें, इंटरक्रॉपिंग की बात करें, तो बेसिकली इंटरक्रॉपिंग जो है आपके यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इंटरक्रॉपिंग कर रखी है, इसमें यहाँ पे जो आपके बीच वाली जो रो आपको दिखाई दे रही है, ये जो बीच वाली जो रो है ये आपके सोयाबीन की रो है। किसकी रो है? सोयाबीन की रो है। देन यहाँ पे जो लंबी जो आपको रो दिखाई दे रही है, ये वाली, ये आपके अरहर की रो है होगी, ये आपकी सोयाबीन की रो हो गई। तो इट मीन्स इंटरक्रॉपिंग का अर्थ आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या करते हैं कि मेनली जो आपका जो फील्ड है, ये जैसे आपका फील्ड है, इस फील्ड के अंदर जो है आप सबसे पहले सोयाबीन और सोयाबीन के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी जो इंटरक्रॉपिंग में काम में लेते हैं वो मोनेटो है। ये 5 स्टार लायक एग्जाम में पूछी जा सकती है। और दूसरा किसके साथ करते हैं? अरहर के साथ करते हैं। और अरहर की कौन सी वैरायटी इंटरक्रॉपिंग के लिए बेस्ट है? दैट इज द ICPL 87 और प्रगति। तो इसमें क्या करते हैं कि सोयाबीन की जो है आप सबसे पहले जो है 4 रो इसकी लगाओगे, इसके बाद जो है आप उसके अंदर 2 रो जो है आप पिजन पी की लगाओगे, उसके बाद वापस 4 रो जो है वह आप सोयाबीन की लगाओगे, उसके बाद वापस आप 2 रो जो है आप पिजन पी की लगाओगे। तो यानी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि ये जो सोयाबीन है इसकी कितनी कतार लगाई जाएगी इंटरक्रॉपिंग में? तो 4 कतार लगाएंगे, 4 रो लगाएंगे। और जो आपकी यहाँ पे अरहर है, अरहर की कितनी रो लगाई जाएगी? तो अरहर की जो है वह 2 कतार लगाई जाएगी। और यह भी एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है कि सोयाबीन और पिजन पी में जो रो का जो रेशियो है वह कितना रखते हैं? तो वह 4:2 रखते हैं, यानी 4 कतार सोयाबीन की और 2 कतार जो है अरहर की। और सोयाबीन की कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंटरक्रॉपिंग के रूप में ली जाती है? तो वो मोनेटो है। और अरहर की कौन सी वैरायटी इंपॉर्टेंट है जो इंटरक्रॉपिंग के रूप में लेते हैं? तो ICPL 87 या प्रगति है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि सोयाबीन के साथ अरहर की इंटरक्रॉपिंग के अलावा दूसरी फसलों की भी, अरहर के अलावा दूसरी फसलों की भी इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है। दैट इज मेज, मक्का की कर सकते हैं इसके साथ, देन द सोरगम, ज्वार की भी कर सकते हैं। लेकिन इन सभी केसेस में भी जो रेशियो रहेगा कतारों का वह 4:2 का ही रहेगा, यानी 4 कतार जो होगी वह आपके सोयाबीन की होगी और 2 कतार जो होगी इसके अंदर आपकी मक्का एज ए इंटरक्रॉप होगी तो मक्का की होगी, ज्वार होगी तो ज्वार की होगी, अरहर होगी तो अरहर की इंटरक्रॉप के रूप में 2 कतार ली जाती है। तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि मोस्टली जो इंटरक्रॉपिंग या अंतरासेक्शन की जाती है वह सोयाबीन प्लस अरहर की करते हैं। सोयाबीन की मोनेटो किस्म और अरहर की ICPL 87 या प्रगति किस्म। अगर सोयाबीन के साथ मक्का या ज्वार की भी इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उसमें कतार का जो अनुपात होता है 4 कतार सोयाबीन की और 2 कतार जो है अगर अरहर ले रहे तो अरहर की, मक्का ले रहे तो मक्का की, ज्वार ले रहे तो ज्वार की। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सोयाबीन के केस में कि सोयाबीन के कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है या इसके प्रोडक्ट कौन कौन से बनाए जाते हैं जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला आता है सोया आटा, सोया फ्लोर, जो 10% फॉर्मुलेशन में तैयार किया जाता है। इसके अंदर 9 किलोग्राम जो है आपका व्हीट का फ्लोर, गेहूं का आटा काम में लेते हैं, प्लस 1 किलोग्राम जो है
सोयाबीन का फ्लोर काम में लेके जो है सोया आटा या सोया फ्लोर बनाया जाता है, ये इसका एक प्रोडक्ट है। इसके बाद सेकंड वाला आता है आपका सोया मिल्क, जो आपका 5 स्टार लायक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर क्या है, 1 kg सोयाबीन से, 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया मिल्क प्राप्त होता है, तो 6 से 8 लीटर। ये 5 स्टार लायक पॉइंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है कि 1 kg सोयाबीन से कितना सोया मिल्क प्राप्त हो सकता है, तो 1 kg सोयाबीन इज इक्वल टू द 6 to 8 लीटर ऑफ सोया मिल्क। उससे 6 से 8 लीटर सोया मिल्क की प्राप्ति हो सकती है। इसमें जो एक्सपेंडिचर जो आता है, लागत जो लगती है वो लगभग 4 से 5 रुपए के आसपास इसमें आती है। इसके अंदर जो वसा होती है सोया मिल्क के अंदर, फैट कंटेंट जो होता है 2.5 और प्रोटीन कंटेंट जो होता है इसके अंदर 3.5% के आसपास होता है। इसके बाद इसी सोया मिल्क से जो है सोया पनीर भी बनाया जाता है, और सोया पनीर सोया मिल्क से ही बनाया जाता है, और जिसे चीन और जापान के अंदर जो है टोफू के नाम से जानते हैं। तो चीन और जापान में टोफू जो बोला गया है वह सोयाबीन के पनीर को बोला गया है, और उसके अंदर जो वसा या फैट कंटेंट होता है वह 9% होता है, जबकि प्रोटीन जो होता है वह 14% होता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो इस स्लाइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के हिसाब से आ रहा है कि सोया मिल्क जो बनाते हैं उसमें 1 kg सोयाबीन से कितना सोया मिल्क प्राप्त होता है, तो 6 से 8 लीटर होता है, ये आपको बताना चाहिए। और दूसरा, टोफू जो शब्द बोला गया है या किसके लिए बोला गया है, तो ये सोया पनीर के लिए बोला गया है, जो सोया मिल्क से बनाया जाता है। इसके बाद जो एक और प्रोडक्ट जो सोयाबीन से बनता है, दैट इज द सोया बिस्किट। सोया बिस्किट भी बनाए जाते हैं। सोया बिस्किट जो है गेहूं या सोयाबीन का आटा प्लस मैदा इज 1:3 के रेशियो में जो है इसको मिलाकर जो है सोया बिस्किट बनाया जाता है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके उपज की बात करें तो असिंचित कंडीशन में, जहां पे अनइरिगेटेड कंडीशन है, वहां पे 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त हो जाती है। जबकि सिंचित कंडीशन की बात करें, इरिगेटेड कंडीशन की बात करें, तो इसकी उपज 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी बात हो गई सोयाबीन के बारे में। अब सोयाबीन के इंसेक्ट पेस्ट और जो डिजीज है वो पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी सेक्शन के अंदर आप देखोगे। थैंक यू वेरी मच।